ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। संसद के मानसून सत्र का 14वां दिन। लोकसभा में चढ़ावे से जुड़े बिल पर चर्चा संभव। अमित शाह दे सकते हैं जवाब। विपक्ष करेगा नीट पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर विरोध प्रदर्शन। झारखंड में जेपीएससी को लेकर आंदोलन कर रही प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से बातचीत को तैयार। सीएम से मीडिया के सामने बात करने की रखी शर्त। 6 छात्रों का अनशन जारी। झारखंड में अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का बड़ा बयान का आज सरकार से होगी बातचीत, मेरा अनशन रहेगा जारी। झारखंड में जेपीएससी परीक्षाओं में धांधली का मामला, सीआईडी की जांच जारी। अब तक 19 लोगों की हुई गिरफ्तारी। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम की केपी ग्राउंड बुकिंग रद्द। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा डरी हुई है सरकार। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होना था प्रोग्राम। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि आज। गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, बताया सादगी की प्रतिमूर्ति। कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक का अंतिम दिन। महाराष्ट्र में सीजेपी फाउंडर अभिजीत तिपके के आवास पर कोर कमेटी की चल रही है बैठक। सभी को बताएंगे अपनी अगली रणनीति। महाराष्ट्र दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जेन अल्फा और जेन सी छात्रों से करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा शहरों के 2000 से अधिक छात्र होंगे शामिल। ओडिशा में निजी न्यूक्लियर प्लांट का बीजेडी ने किया विरोध। कहा लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। बीजेडी ने की सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। यूपी कांग्रेस प्रभारी समेत प्रदेश कांग्रेस के कई नेता रहेंगे मौजूद। पश्चिम एशिया में अशांति के आसार। ईरान ने गल्फ देशों को हमले की दी धमकी। कहा अमेरिका ने अटैक किया तो पूरे इलाके के एनर्जी ठिकानों को बनाएंगे निशाना। ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा हम ईरान को बुरी तरह हरा रहे हैं, फिर भी समझौता करना चाहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान। कहा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से संपर्क करना बेहद मुश्किल, मौजूदा हालात को देखते हुए दिया बयान। चीन के दबाव में झुका नेपाल। काठमांडू में तिब्बती कॉन्फ्रेंस हुई रद्द। बालिन शाह ने बीजिंग के सामने टेके घुटने। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुई अंधाधुंध गोलीबारी। कई लोगों की गई जान, 1 घायल, इलाज जारी। पश्चिमी मानक भारत पर ना थोपे। छोटे कारों का खत्म नहीं हुआ बाजार। पश्चिमी एशियाई संकट से पैदा हुई चुनौतियों पर मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव का बयान। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थायी समझौते से बढ़ा कच्चे तेल का भाव। क्रूड में आई तेजी। $80 प्रति बैरल के करीब पहुंचा ब्रेंट क्रूड। मोबाइल यूजर्स की जेब पर पड़ सकता है बोझ। एयरटेल ने टैरिफ मॉडल में बड़े बदलाव के दिए संकेत। कहा अनलिमिटेड डेटा सस्ता नहीं रहेगा, ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ सकता है बिल। एक ही नियम से तय होंगे ब्याज। अब नहीं चलेगी बैंकों और एनबीएफसी की मनमानी। कर्जदारों के लिए कर्ज लागत को आर्थिक पारदर्शी बनाने की तैयारी में आरबीआई। प्लास्टिक के नोटों को लाने पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी बड़ी अपडेट। 10-20 के पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल जारी। वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक इन नोटों को बाजार में उतारने का टारगेट। बारिश, बाढ़, भूस्खलन, तबाही, जल प्रलय, मौसम का भीषण तांडव। जी हाँ, देश भर से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि मानसून का मौसम कहीं खुशहाली तो कहीं बदहाली लेकर आता है। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम का अंजाम यह है कि कई पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है तो कहीं नदी नाले इस हद तक उफान पर हैं कि आसपास का सब कुछ निगल लेने पर आमादा है। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आई है राजस्थान के सीकर से, जहां लगातार हुई जोरदार बारिश से
जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जिले की सड़कों पर वाटर लॉगिंग का आलम यह है कि कई फीट पानी जमा हो चुका है। लोग कमर तक भरे पानी में आने जाने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बाजारें, दुकान सब बंद हैं। सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग कुदरत से मांग कर रहे हैं कि इस समस्या से उन्हें जल्द निजात मिल सके। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आई है देहरादून की खूबसूरत वादियों से। लेकिन तस्वीर भयावह है, जहां बादल छाए हुए हैं, बारिश लगातार हो रही है। दो लोग पहाड़ की सड़क पर चल रहे थे कि तभी अचानक चक्राता कालसी मोटर मार्ग पर जजरेट के पास पहाड़ी दरक गई और ऊपर से मलबा और बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं। दोनों लोग पीछे हटकर इस मुसीबत में अपनी जान बचाते हैं। देखते ही देखते सड़क पहाड़ से आए मलबे और पत्थरों से ढक जाती है। आवागमन ठप हो जाता है। अब अगली तस्वीर दिखाते हैं जो और भी ज्यादा इंसान को झकझोर कर रख देने वाली है। तस्वीर केरल से आई है। यहाँ मलप्पुरम में बड़ी संख्या में लोग हरियाली से भरी घाटी में घूम रहे थे, लेकिन तभी अचानक पहाड़ से आफत टूट पड़ती है। पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे गिरते हैं। लोग घबरा कर भागने लगते हैं और चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। हालात हिमाचल प्रदेश में भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरनाक लैंडस्लाइड देखने को मिली है, जिसकी वजह से कई बड़े पेड़ और मिट्टी का ढेर रास्ते पर आ गया और सड़क बंद हो गई। ऐसे में दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया। पहाड़ पर जहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन लगातार लोगों को ऐसी जगह न जाने की हिदायत भी दे रहा है। अब आपको दिखाते हैं हाल असम के शिवसागर का, जहां बारिश और बाढ़ से बस्तियों और रास्तों पर कीचड़ भर गया है। लोगों के लिए जीवन जीना एक चुनौती बन चुका है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने इलाके का जायजा लिया। ट्रैक्टर से जेपी नड्डा लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके का मुआयना किया और लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मॉनसून में देश के कई राज्यों में आई ये आफत कब खत्म होगी, लोगों का जीवन वापस पटरी पर कब लौटता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पवन पांडे को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या की राजनीति के केंद्र में रहने वाली इस सीट पर समय से पहले प्रत्याशी घोषित कर सपा ने साफ संकेत दे दिया है वो चुनावी तैयारी में किसी तरह की देरी नहीं करना चाहती। पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान अखिलेश यादव ने मंच से ऐलान किया कि अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दें और विश्वास जताया कि पवन पांडे अयोध्या से चुनाव जीतेंगे। राजनीतिक जानकार इस घोषणा को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत मान रहे हैं। अब जैसे ही अखिलेश यादव ने पवन पांडे का नाम लिया, उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होने लगा। लोग उनके बारे में सर्च करने लगे। ऐसे में चलिए जानते हैं कौन है पवन पांडे, लेकिन पहले उनका यह भाषण सुनिए। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार, दिन भर किया राम राम और शाम को राम मंदिर से चढ़ावा पार। ऐसे चोरों को भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये हम कहना चाहते हैं। और धन्यवाद दूंगा अपने नेता अखिलेश यादव जी को। ये संघ के लोग, बीजेपी और भाजपा के लोग, ये तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी ढकार गए थे, लील गए थे, लूट गए थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने, पेज पर एक पोस्ट ने इन चढ़ावा चोरों के मुंह पे कालिक पोत दिया और पूरी देश दुनिया में इनको नंगा कर दिया, ये हम कहना चाहते हैं। आपको बता दें कि पवन पांडे, जिनका पूरा नाम तेज नारायण पांडे है, अयोध्या की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है।
वे साल 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अयोध्या से विधायक चुने गए थे और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री भी रहे। छात्र राजनीति से निकले पवन पांडे को अखिलेश यादव का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। हालांकि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। अयोध्या सीट का राजनीतिक महत्व राम मंदिर निर्माण के बाद और बढ़ गया है। हाल के महीनों में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और उससे जुड़े मुद्दों पर पवन पांडे लगातार भाजपा सरकार को घेरते रहे हैं। माना जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर उनके सक्रियता और संगठन में उनकी पकड़ को देखते हुए सपा ने उन्हें समय से पहले मैदान में उतारने का फैसला किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर उम्मीदवार की जल्द घोषणा कर समाजवादी पार्टी ने भाजपा के मजबूत गढ़ में सीधी चुनौती देने का संदेश दे दिया है। इससे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयारी का अधिक समय मिलेगा और चुनावी रणनीति को धार देने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल अयोध्या सीट पर सपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब सबकी नजर भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो इस प्रतिष्ठित सीट पर किस चेहरे पर दांव लगाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भले अभी दूर हो, लेकिन अयोध्या से चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दें। संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। 20 जुलाई को संसद कूच के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी अब उन पर बहुत भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उन्हें जवाब देना ही होगा। इसे लेकर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मांग यही है प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो ही हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने पोस्टर्स और नारेबाजी के साथ गांधी प्रतिमा से संसद के मकर द्वार तक पैदल मार्च भी निकाला। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ 50 मिनट तक बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने परिसीमन बिल पर चर्चा की। दरअसल मोदी सरकार मानसून सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी में थी, लेकिन विपक्ष के तेवरों को देखते हुए फिलहाल ये बिल पेश नहीं किया जा सका। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। ऐसे में अब किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, लेकिन कांग्रेस सांसद ने भी साफ कर दिया है कि जब तक अमित शाह लाठीचार्ज के मुद्दे पर सदन में जवाब नहीं देंगे, तब तक कोई और बात नहीं होगी। जिसके बाद अभी कहा जा रहा है कि सरकार परिसीमन बिल के लिए विशेष सत्र भी बुला सकती है। हालांकि इस गहमागहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया है, जबकि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद को चलाना नहीं चाहता है, जिसके जवाब में सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा है, किस तरह हमारे शिक्षा पूरी सिस्टम जो चरमरा गया है, किस तरह हम चाह रहे हैं, पूरा विपक्ष चाह रहा है कि अमित शाह आके बयान दे, होम मिनिस्टर आके बयान दे, लेकिन वो नहीं आ रहे सदन के अंदर। तो हम तो चाहते हैं डिस्कशन हो, जो मूल मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें डिस्कशन हो। कौन नहीं चाह रहा है? विपक्ष के तेवरों से साफ है कि इस बार वो सरकार को जवाबदेही लेने से बचने नहीं देंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष के दबाव में अब क्या गृह मंत्री सदन में जवाब देंगे। देश के युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी है। इसकी एक झलक दिखाई दी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। युवाओं की जिद के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बावजूद इसके युवाओं का गुस्सा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि प्रदर्शन के दौरान युवाओं के संसद कूच को रोकने के लिए जिस तरह पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाई, पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया, उस पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही
बहाली की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है और इसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मिलकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले युवाओं का धन्यवाद किया। राहुल ने कहा कि मैं इनके जैसे जो हजारों युवा हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये शिक्षा प्रणाली के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े और भारत के भविष्य के लिए लड़े। उन्होंने बताया कि युवा प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई और प्रमुख तौर पर हिंसा को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर राहुल ने कहा, इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। राहुल ने प्रदर्शन में शामिल नूतन टोप्पो नाम की एक छात्र को भी बुलाया जो पैलेट गन से घायल हुई थी। नूतन ने बताया कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है। राहुल के साथ रिया अहीर भी नजर आई, वही जिनकी मुंबई में पुलिस की वैन को रोकते हुए तस्वीर काफी वायरल हुई थी। उन्होंने बताया कि किस तरह अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। रिया ने बताया, मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। तो राहुल गांधी ने मीडिया के सामने उन युवाओं को ही पेश कर दिया है जो इस सिस्टम से पीड़ित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए युवाओं से कहा कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और आपकी माफी स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी ने एक रील शेयर करते हुए कहा था कि वो उन युवाओं को माफ करना चाहते हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान उन्हें अपशब्द कहे थे। इसके साथ राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए भारत के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उनमें ना तो संसद में आने की शालीनता है और ना ही जो हुआ है उस पर टिप्पणी करने की हिम्मत। जिस तरह राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसके बाद सरकार पर दबाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी मोदी सरकार सरेंडर करने पर मजबूर होगी? क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? ये देखना होगा।